हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मॉडल टेस्ट पेपर 9 के अपन बात करेंगे। और एक मैंने कम्युनिटी के अंदर क्वेश्चन डाला था कि जो रिमेडियल टीचिंग के लिए कितने लेसन्स, कितने लेक्चर जो हैं वो प्रेस्क्राइब्ड है। चर्चा करेंगे उसके बारे में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करने जा रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो है फैलेसी से रिलेटेड है और ये लास्ट ईयर पूछा भी गया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि नोइजी चिल्ड्रन आर रियल हेडेक, कि जो नोइजी चिल्ड्रन जो है ना, ये वास्तव में एक प्रकार के परेशान करने वाले विद्यार्थी होते हैं, परेशानी वाले विद्यार्थी होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले स्टूडेंट होते हैं। और जो 2 एस्पिरिन विल मेक ए हेडेक गो अवे, और जो 2 टेबलेट जो है ना एस्पिरिन की, वो क्या करती है कि हमारे सिर दर्द को दूर कर देती है। अब यहां यदि इस क्वेश्चन की अपन चर्चा करें कि यहां एक वर्ड यूज किया गया, यहां ऊपर भी हेडेक वर्ड यूज किया गया है और नीचे भी हेडेक वर्ड यूज किया गया है, और यहां एक ही वर्ड 2 बार यूज किया गया, हेडेक हेडेक। देखिए, फर्स्ट हेडेक का मतलब होता है परेशानी क्रिएट करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, ठीक है। और सेकंड हेडेक का मतलब है सिर दर्द। जब आपके पास कोई एक वर्ड दिया जाए और उस एक वर्ड को दूसरे सेंटेंस के अंदर भी रन किया करवाया जाए और दोनों का अलग अलग अर्थ हो, दोनों का अलग अलग अर्थ हो, एक प्रकार से ये क्या होता है कि अपने वर्ड एक ही होता है और उसके 2 अलग अलग अर्थ होते हैं, ठीक है। एक हिंदी का एग्जाम्पल है ना, कनक कनकते 100 गुनी माति गीता अधिकाय। कनक कनक, पहले कनक का मतलब दतूरा, दूसरे कनक का मतलब सोना, जो भी है ना। तो यहां कनक कनक जो है एक ही वर्ड है लेकिन 2 बार यूज हुआ है। सेम उसी प्रकार से इस फैलेसी के अंदर एक वर्ड होगा, 2 बार यूज किया जाएगा और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। और अपन जो कंक्लूजन लेंगे, कंक्लूजन क्या लेंगे, उन दोनों प्रीमिसेस को जोड़कर एक गलत कंक्लूजन ले लेते हैं। और यही हमारी जो फैलेसी है, यही फैलेसी हमारी कहलाती है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, कि जब एक वर्ड को 2 बार या 3 बार यूज किया जा रहा है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग है, हर बार उसका यदि अर्थ अलग अलग है तो वो हमारी होती है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। यहां कह रहा है कि नॉइजी चिल्ड्रन जो है वो रियल में हेडेक है, परेशान करने वाले स्टूडेंट है नॉइजी चिल्ड्रन जो है, ठीक है। और यदि 2 एस्पिरिन की टेबलेट ली जाए तो वो 2 एस्पिरिन की टेबलेट जो है वो हेडेक को हमारे को दूर कर देती है। अब क्या आपने कंक्लूजन निकाला, इसलिए 2 एस्पिरिन टेबलेट जो है वो क्या करेगी, विल मेक नॉइजी चिल्ड्रन गो अवे, कि वो नॉइजी चिल्ड्रन को गो अवे कर देगी, ठीक है। अर्थ आपने बिल्कुल अलग ले लिया। तो ये जो फैलेसी कहलाती है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन कहलाती है। क्लियर। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करें। ये कह रहा है कि फैलेसी विच इज अकर व्हेन आर्ग्यूमेंट ऑफर ए फॉल्स रेंज ऑफ चॉइस, कि जब आपके पास में जो आर्ग्यूमेंट जो ऑफर किए जाते हैं वो आर्ग्यूमेंट फॉल्स रेंज ऑफ चॉइस होती है और आपको उनमें से किसी एक का सिलेक्शन करना है, उसी में से। आप तीसरे ऑप्शन में नहीं जा सकते। आपसे कोई पूछे कि क्या आपने झूठ बोला या नहीं, आपका जवाब यस और नो, बोला हाँ या ना, ये सुंदर है या नहीं, ये वफादार है या नहीं है, ये इंटेलिजेंट है या नहीं है, आपने मिट्टी खाई है या नहीं खाई, ठीक है। इट मींस आपने उन्हीं में, उन 2 क्वेश्चंस में से, 2 आर्ग्यूमेंट में से ही किसी एक का सिलेक्शन करना है। इस फैलेसी को कहा जाता है फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, और इसी का सेकंड नाम जो है वो है फैलेसी ऑफ फॉल्स डिलेमा, ठीक है। इट मींस ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ फैलेसीज आर सेम। इट मींस चाहे तो आप फैलेसी ऑफ डिलेमा की बात, फॉल्स डिलेमा की बात करें, चाहे एक्सक्लूडेड मिडल की बात करें, इन दोनों के अंदर जो वर्ड यूज किया जाता है वो वर्ड यूज कौन कौन से किए जाते हैं, या तो आपको आइदर और दे दिया जाएगा और या फिर आपके पास दे दिया जाएगा नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, ठीक है। ये 2 जो कंजक्शन का यूज किया जाता है फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल में या फैलेसी ऑफ फॉल्स डिलेमा में। अब देखिए, इसका एग्जांपल दे रखा है उसने। थर्ड क्वेश्चन की अपन चर्चा करें तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर उसने दे रखा शी इज ब्यूटीफुल और नॉट। अब देखो, इसी में से आपको जवाब देना है।
अच्छा, मैरी मी, मुझसे शादी करो, और नेवर सी मी, या फिर मुझे कभी भी मत दिखना, या कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। दो ऑप्शन है, किसी एक का सिलेक्शन करना है। तो ये जो फैल्सी कहलाती है, ये फैल्सी क्या कहलाती है? फैल्सी ऑफ फॉल्स डिलेमा। क्लियर? अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन की अपन बात करें, हाउ मच पीरियड्स इन ए वीक आर सजेस्टेड डिवोटेड इन डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग। देखिए यदि आप गाइड की बात करें तो बहुत सारी गाइड के अंदर इसे 1 लेक्चर दिया गया, ठीक है। यदि अपन बात करें रिमेडियल टीचिंग की राजस्थान के संदर्भ में, आरबीएसई के अकॉर्डिंग, आरबीएसई के अकॉर्डिंग जो रिमेडियल टीचिंग के लिए जो लेक्चर, जो पीरियड्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो लेक्चर जो है वो 5 लेक्चर हैं, ये ध्यान रखना। और ये भी ध्यान में रखना कि जो रिमेडियल टीचिंग जो है ये 7th और 8th क्लास के लिए है, ये भी ध्यान रखना, किसमें है? 7th और 8th क्लास के लिए रिमेडियल टीचिंग प्रोग्राम जो वो 7th और 8th क्लास के लिए, और इनके लिए 5 लेक्चर जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है, कि जो अपन स्कूल के अंदर जो टाइम टेबल बनाते हैं पीरियड्स का, उसके अंदर स्पेशली 5 लेक्चर जो है वो उपचारात्मक शिक्षण के, रिमेडियल टीचिंग के दिए जाते हैं 7th और 8th क्लास के लिए। ध्यान रखना, 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर नहीं है, 5 लेक्चर्स हैं। और किसी भी सब्जेक्ट को लेकर स्पेसिफाई नहीं किया गया कि इंग्लिश के लिए 1 है, या हिंदी के लिए 1 है, या एसएसटी के लिए 2 है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां जरूरत पड़ती है उस हिसाब से जो है वो लेक्चर को सेट कर दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखना 5 लेक्चर्स हैं 7th और 8th के लिए। और यदि अपन सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई जो है वो 2 लेक्चर मानता है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो रिमेडियल टीचिंग के लिए जो लेक्चर जो है वो 2 लेक्चर्स हैं, 2 पीरियड्स हैं, ठीक है। लेकिन आरबीएसई की अपन बात करें, आरबीएसई की बात करें तो आरबीएसई के अंदर जो लेक्चर्स हैं वो 5 लेक्चर या 5 पीरियड्स हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना, ठीक है। जो जिसे अपन कहते हैं ना शिविरा, जो स्कूल के अंदर जो अपने मिलती है, तो शिविरा की यदि अपन बात करें तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं कि 5 लेक्चर्स हैं, ठीक है। आप एक बात ध्यान में रखें कि जो भी आप मटेरियल पढ़ते हो वो मटेरियल आपका ऑथेंटिक हो, ये ना हो कि उसके बाद में एग्जाम के अंदर आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। उसके बाद में 5th क्वेश्चन की अपन चर्चा करें, Which of these is a function of remedial teaching? रिमेडियल टीचिंग का कौन सा फंक्शन इसमें से है? अब देखिए रिमेडियल टीचिंग के अंदर आप क्या करोगे? बेटर यूज ऑफ लैंग्वेज गेम का यूज करोगे, बिल्कुल सही है। और बेटर यूज ऑफ टीचिंग स्किल, स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स का यूज करोगे, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि आपको टीचिंग स्किल जो है, आपके पढ़ाने का तरीका जो है, उसके अंदर आपको परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि रिमेडियल टीचिंग के अंदर हम उन्हीं स्टूडेंट को इंक्लूड करते हैं जो नॉर्मल क्लासेस के अंदर पीछे हैं, और वो जो है नॉर्मल क्लासेस के अंदर वो स्टूडेंट उस चीज को वो सीख नहीं पा रहे। तो इसलिए आपको अपनी जो पढ़ाने का तरीका है, शैली है, उसके अंदर आपको परिवर्तन करना होगा, बिल्कुल सही है। और आपको बेटर यूज करना होगा फीडबैक डिवाइसेस का, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑल द दीज हो जाएगा। 6th क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज इज स्ट्रेटेजी ऑफ रिमेडियल टीचिंग? अब देखिए क्या क्या स्ट्रेटेजी है। ट्यूटोरियल डिवाइसेस ऑफ रिमेडियल टीचिंग, बिल्कुल सही है। एक्शन रिसर्च, सुपरवाइज स्टडी, बिल्कुल सही है। और प्रोग्राम्ड टेस्ट और लैंग्वेज लेबोरेटरी, बिल्कुल सही है। ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी जो है वो रिमेडियल टीचिंग के अंदर यूज की जाती है। आपको प्रोग्राम्ड टेस्ट लेने हैं, लैंग्वेज लेबोरेटरी का यूज करना है, एक्शन रिसर्च करना है, सुपरवाइज स्टडी करनी है, सारे के सारे हैं। इट मींस ऑल। अब 7th क्वेश्चन की बात करें, और 7th क्वेश्चन की जब अपन चर्चा करेंगे तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसके अंदर गलती होने की संभावना भी उतनी जल्दी है, उतनी ज्यादा है। यदि अपन 7th क्वेश्चन की बात करें तो इसने क्या कि इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कि यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अपन बात करें और उसके अंदर जो चॉइस प्रोवाइडेड की जाती है ना स्टूडेंट को, वो मोस्टली स्टूडेंट ये सोचेंगे कि जी 4 ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस के अंदर, और हमें इन 4 ऑप्शन में से ही किसी एक को चुनना है,
हम इससे बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से ही किसी आपको सिलेक्टेड करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वो जो चॉइस है वो लिमिटेड है। लिमिटेड कहोगे तो ये गलत है। चॉइस आपकी मल्टीपल है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उन चारों ऑप्शन में से किसी एक का चुनाव करना है आपने। हो सकता है चारों का भी करना पड़ जाए। तो ये मल्टीपल चॉइस, इसका आंसर जो है वो करेक्ट है, लिमिटेड नहीं है, ये ध्यान रखना। क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद में मीजल्स क्वाइट डेंजरस। अब मीजल्स की यदि अपन बात करें तो ये एक प्रकार की बीमारी है और ध्यान रखना कि जितनी भी अपन डिजीज की बात करेंगे तो डिजीज के साथ द आर्टिकल का यूज करो या नहीं करो ये आप पे डिपेंड है। आप द आर्टिकल का यूज करते हो तो गलत नहीं है, आप नहीं भी करते तो भी गलत नहीं है, पहली बात। सेकंड, मीजल्स जो है दिखने में आपको प्लूरल लग रहा है, चाहे मीजल्स की बात करें, चाहे मम्स की बात करें, चाहे न्यूज की बात करें, चाहे इकोनॉमिक्स की बात करें, है ना, चाहे एथिक्स की बात करें, तो ये दिखने में सारे के सारे प्लूरल है, लेकिन ये अर्थ इनका जो होता है, मीन इनका जो होता है वो सिंगुलर होता है और ये सिंगुलर यूज किए जाते हैं और इनके बाद जो वर्ब आती है ना वो वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर आती है। क्लियर। अब ये कह रहा है कि मीजल्स क्वाइट डेंजरस। अब देखिए इसके लिए हम यदि अपन लिटरेचर की या लैंग्वेज की बात करें, ग्रामर की बात करें, तो ग्रामर का जो रूल लिखा मिलेगा उस रूल के अंदर लिखा होगा थ्योरेटिकल फैक्ट्स। और थ्योरेटिकल के लिए हमेशा जो मॉडल यूज किया जाता है वो मॉडल यूज किया जाता है कैन। थ्योरेटिकल के लिए किसका यूज किया जाता है? कैन का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना। ये इस प्रकार, ये ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जो कभी भी कहीं भी घटित हो सकती है, किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पंखा गिर सकता है, छत गिर सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है, आग डेंजरस हो सकती है, ये सारे के सारे थ्योरेटिकल फैक्ट में आते हैं और इनके लिए मॉडल कैन यूज करते हैं। आप दूसरे तरीके से ऐसा कह सकते हो कि ऐसी चीजें जो हमें अच्छी नहीं लगती, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, उनके लिए हम जो मॉडल है वो कैन का यूज करते हैं। ठीक है, कि बीमारी है वो डेंजरस हो सकती है, किसे अच्छा लगता है बीमार होना? एक्सीडेंट हो सकता है, किसे अच्छा लगेगा एक्सीडेंट का होना? इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकती है, किसे लगेगा इलेक्ट्रिसिटी का डेंजरस होना? जो अच्छा नहीं होता, उसके लिए हम कैन मॉडल यूज करते हैं। और जब कैन की बात करते हैं ना तो ये ध्यान में रखना कि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। मॉडल के बाद में किसका यूज किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और यदि आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो आपको बी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा बेयर इनफाइनाइट का यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखिए, तो यहां जो हमारा जो ऑप्शन होगा, यदि अपन बात करें, देखिए क्वाइट डेंजरस के अंदर कहीं भी वर्ब का यूज नहीं किया गया। इट मींस आपका ऑप्शन वैसे भी सिंपल दिख रहा है, यहां जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? कैन भी होगा। क्लियर। उसके बाद में 9th क्वेश्चन की ओर बढ़े। यू डैश हैव वेटेड टिल द लाइट्स वर ग्रीन। अब देखिए आपको यहां वर दे रहा है, इट मींस ये पास्ट की बात कर रहा है और पास्ट की बात करते हुए ये कह रहा है कि आपको वेट करना चाहिए था जब तक कि लाइट ग्रीन नहीं हो जाती। इट मींस ये ऐसे एक्शन की बात कर रहा है जो पास्ट में पूरा किया जा सकता था लेकिन किया नहीं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे, बुजुर्ग जो हैं कहेंगे जी मुझे पटवारी की जॉब मिल रही थी, ज्वाइन ही नहीं किया। पुलिस में लगा रहे थे जी, लगा ही नहीं मैं तो। आर्मी में भेज रहे थे, बुलाने आए थे, मैं गया ही नहीं। इट मींस आप जा सकते थे, अब लग सकते थे, मेरा सिलेक्शन हो सकता था, थोड़ी सी कमी मार गई, या मैं पढ़ा नहीं, या मैंने ध्यान से नहीं किया। आप कर सकते थे परंतु किया नहीं। आपने मेरी बुक्स रिटर्न नहीं की, आप मेरी बुक्स रिटर्न कर सकते थे परंतु की नहीं। ये जो कहलाते हैं, ये इनके लिए आप जो मॉडल यूज करोगे वो मॉडल यूज करोगे, या तो आप वुड हैव का यूज कर सकते हो या फिर आप ऑट टू हैव, ऑट टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हो। दोनों में, चाहे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें और टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें, पूरा किया जा सकता था परंतु किया नहीं। यू ऑट टू हैव वेटेड,
आप इंतजार कर सकते थे जब तक कि लाइट ग्रीन नहीं हो जाती। ठीक है, ought to have waited। क्लियर। उसके बाद में अपन 10th क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट है। और 10th क्वेश्चन की जब अपन बात करेंगे, और 10th क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट, कौन से होते हैं संविधानिक स्टेट, जहां देयर इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स, जहां इलेक्शन हर 5 साल बाद में होते हैं। आप किसी को लीगली एडवाइस दे रहे हो, आप लीगली कोई बात बता रहे हो, जब लीगली किसी बात की जाती है तो ध्यान रखना उसमें हमेशा मॉडल शैल का यूज होता है। लीगली एडवाइस के अंदर हमेशा मॉडल जो यूज किया जाता है वो शैल का यूज किया जाता है। अब देखिए इलेक्शन इसने नाउन दे दिया, वर्ब नहीं दी, तो हमारा जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शैल बी। ध्यान में रखना, शैल बी। लीगली आप किसी को भी एडवाइस देते हो, लीगली एडवाइस जो है वो किस में आएगी, शैल में आएगी। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन की बात करें, और 11 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है व्हाट ए बिग क्राउड। क्या दे रखा, व्हाट ए बिग क्राउड, कितनी बड़ी क्राउड है। अब देखिए क्राउड वर्ड की अपन बात करें, देखिए क्राउड का मतलब होता है भीड़, क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़ होता है। और एक वर्ड यूज होता है मॉब, MOB, मॉब, ये भी भीड़ होती है, लेकिन ये भीड़ कौन सी होती है, जो उग्र हुई भीड़ होती है ना। धरना चल रहा है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वहां भीड़ हो सकती है, मेले में भीड़ हो सकती है, स्कूल में भीड़ हो सकती है, क्लासरूम में भीड़ हो सकती है, वो क्राउड है। लेकिन जब वो क्राउड हिंसक हो जाए तो उसे मॉब कहा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या दे देते हैं, वॉयलेंट मॉब दे देते हैं, वॉयलेंट मॉब। अब देखिए जब मॉब का मतलब ही वॉयलेंट है तो इसके आगे वॉयलेंट वर्ड लगाना उचित नहीं है, तो ये एक प्रकार की एरर है। जिस प्रकार से आप गलती करते हो कि ये मेरा कजन सिस्टर है, ये मेरी कजन ब्रदर है, अरे भाई सामने वाले को दिख रहा है, उसे आइडेंटिफाई करना आता है कि ये लड़का है या लड़की है। कजन का मतलब क्या, ब्रदर एंड सिस्टर, चचेरा भाई बहन। अब उसके आगे आप ब्रदर और लगा रहे हो, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, देखिए कितनी मजाकिया बात है ये, है ना। कजन का मतलब ही भाई, चचेरा भाई और बहन होता है, उसके साथ आप ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं कर सकते। सेम उसी प्रकार से मोब से पहले आप वॉइलेंट वर्ड का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये कह रहा है व्हाट ए बिग क्राउड, कितना बड़ा क्राउड है। अब आगे सेंटेंस में क्या दे रहा है, इट बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब देखिए आप एक क्या कर रहे हो, पॉसिबिलिटी लगा रहे हो, और उस पॉसिबिलिटी के लिए आपने क्या वर्ड यूज किया, व्हाट ए बिग क्राउड। इट मींस ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दे रहे हो आप, क्या दे रहे हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के अंदर हमेशा मॉडल वुड का यूज किया जाता है। समझ में आ गई बात। जैसे सपोज दैट आपने कल्पना की, अज्यूम किया कि सपोज दैट कोई मोनिका नाम की लड़की है। देखिए मैं किसी को नहीं जानता पर्सनली, एग्जांपल ले रहा हूं। जिस प्रकार से फिल्म स्टार्ट होती है तो उसके आगे लिखा होता है इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, इसका किसी व्यक्ति विशेष से या स्थान से कोई संबंध नहीं है तो वो एक संयोग मात्र है। क्लियर। हाँ, तो देखिए अपन यहां बात करें, किसी लड़की का नाम है मोनिका, और वो मोनिका जो है किसी बड़ी गाड़ी से उतर रही है, और जैसे ही उतर रही है तो एक जो है उसका नौकर जो है वो उसकी विंडो खोल रहा है, उसके ऊपर छाता लगाया जा रहा है। ठीक है, खूब गोल्ड पहना हुआ है, ब्रांडेड शूज वगैरह है। तो अपन देखकर ये आइडिया लगाते हैं कि ये किसी अमीर परिवार से या किसी रिच फैमिली से या वीआईपी परिवार से ये बिलोंग रखती है। आपने ये पॉसिबिलिटी जो लगाई है, ये आप एक प्रकार से उसका पहनावा, उसका बिहेवियर देखकर आपने कहा है। इट मींस ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। किसी का घर देखकर कहते हैं ना यार काफी गरीब हालात है, काफी गरीब है ना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। वो बात अलग है कि वो मोनिका का सारा सामान ही किसी का वो मांग के लाई हो,
है ना। लेकिन हमने जो पॉसिबिलिटी लगाई है ना, उसको देखकर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो आप कह रहे हो, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के अंदर वुड का यूज किया जाता है। अब देखिए ये कह रहे कि व्हाट ए बिग क्राउड, इट डैश विद सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इट मींस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो वुड का यूज किया जाएगा, ध्यान रखना। और यदि यहां वुड ऑप्शन में न होता तो यहां आप मस्ट का यूज कर देते, मस्ट भी सही है, दोनों ही सही है। अब उसके बाद में क्वेश्चन अपन 12 की बात करें तो ये इन्होंने पूछा चूज करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रीच। और रिच की जब अपन बात करेंगे रे और ई, बड़ी ई, री और फिर च, यानी कि पहले आर आएगा फिर आई। वैसे लिख देता हूं, इसके अंदर बढ़िया वो फोनेटिक नहीं लिखे जाएंगे कीबोर्ड से। पहले जैसे आर, और आर के साथ आपने यूज किसका किया, बड़ी ई का, री, और फिर आप यूज किसका करोगे, च का, टी, और इंटीग्रेशन के लिए मैं यहां एस दबा देता हूं, टी इंटीग्रेशन रीच। तो अपना जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा रिच। 13 क्वेश्चन की बात करें वंडर, और आपको ये बताया था कि जो स्पेलिंग की अपन बात करें WONDER, और इसके अंदर देखिए वंडर पहला वह है, ठीक है, और वह के लिए W लगा देंगे। ओ यदि ए का साउंड देता है तो फोनेटिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप रिवर वी का यूज करोगे, उल्टे वी का, व, फिर न का न, ड, रिवर 6, ए का साउंड और वंडर। तो अपना जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो 13 का, वो बी हो जाएगा, वंडर का है ये। अब अपन बात करें 14 क्वेश्चन की, और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में पूछ रहा है। और कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड वो होते हैं जो प्रोड्यूस्ड होते हैं विद फ्रिक्शन से, ध्यान रखना। कौन से नाउंड जो है वो फ्रिक्शन से जो है, ए साउंड प्रोड्यूस्ड विद फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन लेस नहीं होते कॉन्सोनेंट साउंड, ध्यान रखना, ठीक है। ए साउंड प्रोड्यूस्ड विद फ्रिक्शन, इसका आंसर हो जाएगा ए कॉन्सोनेंट साउंड इज। उसके बाद में क्वेश्चन है ए डेड लेटर। डेड लेटर का मतलब क्या होता है, नो लॉन्गर इन फोर्स, जिसमें अभी जान नहीं है, ठीक है, जो काम में नहीं आ सकता, ठीक है, वो या कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद में इन ए जीफी, जीफी का मतलब था वेरी सून, इन ए जीफी वेरी सून, तो अपना ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, वेरी सून। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 17 की, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। देखिए बिना कारण के कोई कारण नहीं होता, कहना क्या चाह रहा है, बिना कारण के कोई कारण नहीं होता, सेम अर्थ लेना आपने, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, समझ में आ गई बात। अब देखिए सेम अर्थ लेने, सेम ऐसा कैसा, तो क्या है, देयर इज नो कॉज विदाउट एन इफेक्ट, या देयर इज नो इफेक्ट विदाउट ए कॉज, क्लियर, देयर इज नो इफेक्ट विदाउट ए कॉज, देयर इज नो कॉज विदाउट एन इफेक्ट, या देयर मस्ट बी ए कॉज फॉर हैपनिंग, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो अपन फिलअप करेंगे, देयर इज नो इफेक्ट विदाउट ए कॉज, और देयर इज नो कॉज विदाउट एन इफेक्ट, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, देयर इज नो कॉज विदाउट एन इफेक्ट, ठीक है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पुट किया गया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, 18 क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। लाइक ए स्टार ऑफ हेवन, लाइक ए स्टार ऑफ हेवन, लाइक वर्ड आ गया, सिमिली है। अब देखिए टू स्काईलार्क जो है ऑड है, पीवे शैली का, और शैली ने 6 ऑड लिखे थे, बड़े फेमस थे, और टू वेस्ट विंड था, और टू स्काईलार्क था, और टू ग्रेशियन अर्न था, ठीक है। अब यहां जो है उसने क्या लिखा है, लाइक ए स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डेलाइट, thou art unseen but I hear thy shrill delight। तो यहां किसका यूज किया गया, लाइक वर्ड यूज आ गया, सिमिली का यूज किया गया।
सेकंड, लुक लाइक ए फ्लावर बट बी ए सरपेंट अंडर इट। मुंह में राम बगल में छुरियां, छुरियां, है ना। देखते हैं ना कुछ लोग दिखने में बड़े मासूम इनोसेंट होते हैं, है ना, पपलू टाइप के वो, ठीक है, गोलू टाइप के लोग जो होते हैं, तो एक्चुअली क्या है, बड़े खतरनाक होते हैं। तो जहां जो लुक लाइक वर्ड यहां यूज किया गया, तो फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो सिमिली है, नो डाउट। चलिएगा 20 क्वेश्चन पे आए, और 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। देखिए एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस को आप क्या बता रहे हो, एक बेस्ट टीचर बता रहे हो। और ध्यान रखना, पहले भी अपन चर्चा की है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और नॉन लिविंग थिंग्स जो है, उनको यदि आप रिप्रेजेंट करते हो एज ए ह्यूमन बीइंग, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एज ए ह्यूमन बीइंग यदि आप उनको रिप्रेजेंट करते हो, तो वो एग्जाम्पल होता है पर्सोनिफिकेशन का। ठीक है, तो यहां जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मून वैलिड हर फेस। चंद्रमा ने अपने चेहरे पर घूंघट ले लिया। तो यहां एक बात और ध्यान में रखना कि मून जो है वो फेमिनाइन जेंडर है। मून कौन सा नाउन है, फेमिनाइन जेंडर है। अपने बोलते हैं ना चंदा मामा, तो ये मामा नहीं है भाई, मामी है, चंदा मामी। क्लियर, नोट ए चंदा मामा, यहां तक तो ठीक है, चंदी मामी मत कर देना भाई, ठीक है, चंदा मामा नहीं है, चंदा मामी है, फेमिनाइन जेंडर है ये। यदि आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि मून जो है वो कौन सा जेंडर है, तो मून जो है वो फेमिनाइन जेंडर में आता है। अच्छा, चंद्रमा को आपने घूंघट पहना दिया, इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स को आपने क्या बना दिया, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी आप ट्रांसफर कर रहे हो, और जब ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी आप ट्रांसफर करते हो तो इट मीन्स पर्सोनिफिकेशन है। क्लियर। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन पुट किया गया, ऑक्टेव एंड सस्टेट आर टू पार्ट्स ऑफ, ये पेटार्कन सोनेट के टू पार्ट्स हैं। अब यहां एक क्वेश्चन पुट होता है कि कुछ स्टूडेंट ये मानते हैं कि जब पेटार्कन सोनेट की बात आती है, इटालियन सोनेट की बात आती है, क्लासिकल सोनेट की बात आती है, तो जी पेटार्क माइंड में आता है। तो ध्यान में रखना कि यदि पेटार्कन सोनेट को सबसे पहले किसी पर्सन ने लिखा था, क्रिएटेड किया था, फादर था यदि कोई सोनेट का, तो वो था जियाकोमो डी लैंटिनी। 13वीं सेंचुरी के अंदर उन्होंने सबसे पहले सोनेट लिखा था। क्लियर है। अब क्या था, 16वीं सेंचुरी के अंदर जो पेटार्क जो थे, पेटार्क जो था वो इसकी एक बिलव्ड थी जिसका नाम था लौरा, जहां इसका एक तरफा प्रेम था। ये खुद तो प्रेम करता था लौरा से, लेकिन लौरा इसे प्रेम नहीं करती थी, और इसने लौरा के ऊपर जो थे वो सोनेट लिखे थे ऑक्टेव एंड सस्टेट के अंदर। ठीक है, एक तरफा प्रेम को दिखाते हुए इसने, होते नहीं है कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ के अंदर होते थे कुछ ऐसे आशिक जो क्या करते थे कि लेटर लिखते थे अपनी प्रेमिका को, लेकिन उस तक पहुंचा नहीं पाते थे, वो नेक्स्ट डे फिर लिख लेते थे लेकिन नहीं पहुंचा पाते थे। सेम वैसा का वैसा जो हालात जो थे वो पेटार्क के थे। और ऑक्टेव और सस्टेट के अंदर जो इस इटालियन सोनेट को जो पॉपुलराइज करने का काम किया था वो पेटार्क ने किया था। ध्यान रखना, रिटन की बात आए, क्रिएटेड की बात आए, फादर की बात आए, तो वो कौन थे, जियाकोमी डी लैंटिनी। पॉपुलराइज की बात करें तब आप पेटार्क का नाम लिखोगे। ठीक है, पेटार्क इंट्रोड्यूस करने वाले नहीं थे, क्रिएटेड करने वाले नहीं थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना कि यदि अपन शेक्सपियरियन सोनेट की बात करें, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चर्चा करते हैं। विच पर्टिकुलर लिटरेरी टर्म इज जनरली नॉट एसोसिएटेड विद ड्रामा, कि कौन सी वो टर्म जो है वो किससे एसोसिएटेड नहीं है, ड्रामा से एसोसिएटेड नहीं है। देखिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ये ड्रामा से रिलेटेड नहीं है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ये नॉवल से रिलेटेड है। प्लॉट है, सैलिलिक्वी है, पोएटिक जस्टिस है, ये सारे के सारे ड्रामा में है,
लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ड्रामा में नहीं आती। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, इन द शेक्सपियरियन सोनेट द कंक्लूडिंग कपलेट। अब देखिए, यदि अपन पेटार्कन सोनेट की बात करें तो पेटार्कन सोनेट जो थी आपको पता है कि 8 और 6 में डिवाइडेड थी। किस में डिवाइडेड थी? 8 और 6 में डिवाइडेड थी। फर्स्ट 8 लाइन ऑक्टेव थी और लास्ट 6 लाइन सस्टेट थी। अब देखिए क्या होता था इसके अंदर, फर्स्ट 8 लाइन के अंदर पोइट जो है वो अपनी प्रॉब्लम को क्रिएट करता था, अपनी बात को रखता था। ऑटो ऑन हिज ब्लाइंडनेस देख लीजिएगा मिल्टन का। फर्स्ट 8 लाइन के अंदर वो क्या करता है, गॉड को कोसता है कि जी आपने ब्लाइंड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन लास्ट 6 लाइन के अंदर उसको वो कंक्लूजन में लेता था। यानी कि ऑक्टेव और सस्टेट के अंदर जो थीम होती थी वो चेंज हो जाती थी। और ये जो थीम का चेंज होना है ना, कि ऑक्टेव की यदि अपन बात करें 7.5 लाइन के अंदर जो थीम चेंज होती है उसे क्या कहा जाता है? सिजोरा कहा जाता है। और सस्टेट के अंदर जब वो थीम चेंज होकर आती है तो उसे वोल्टा कहा जाता है। ध्यान में रखना कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सेजुरा और वोल्टा जो है ये टर्म किससे रिलेटेड है, ये पेटार्कन सोनेट से रिलेटेड है। ठीक है, वोल्टा जो है वो सस्टेट में है, सिजोरा जो है वो किसमें? ऑक्टेव में है। क्यों यूज किया जाता था? चेंज ऑफ थीम के लिए किया जाता था। अब क्या था कि शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट की अपन बात करें तो उसके अंदर जो लास्ट 2 लाइन थी, जो कपलेट जो था वो कंक्लूजन के लिए यूज किया जाता था। उस पोएम का कंक्लूजन जो लिया जाता था वो कंक्लूजन के लिए यूज किया जाता था। इसके अंदर उसने यूज किया है गिव द सोनेट एंड एफोरिस्टिक कंक्लूजन। ठीक है, कि उन 2 लाइनों के अंदर क्या होता था कि गागर में सागर बनने वाली बात होती थी कि पूरी की पूरी सोनेट का जो कंक्लूजन जो होता था वो लास्ट 2 लाइंस के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता था। क्लियर। नेक्स्ट है, विच इज द फैल्सी अकर व्हेन डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड। देखिए, अकर्स व्हेन डिफरेंट मीनिंग ऑफ ए वर्ड। ए वर्ड मतलब एक शब्द की डिफरेंट मीनिंग या उस फ्रेज के डिफरेंट मीनिंग जो वो यूज किए जाते हैं किसी आर्ग्यूमेंट में। क्यों यूज किए जाते हैं? टू एक्सप्रेस मल्टीपल सेंस, मल्टीपल सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। और आपको ये बताया है कि किसी एक वर्ड या फ्रेज को किसी आर्ग्यूमेंट में यूज किया जाता है, उसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, मल्टीपल सेंसेस होती हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं? फैल्सी ऑफ इक्विवोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।